प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, पिछली बार हमने प्रागैतिहासिक काल की एक विशाल समय सुरंग में प्रवेश किया था, जहां हमने मानवता के उदय की पहली झलक देखी थी। आज हम उस सुरंग की सबसे गहरे, सबसे लंबे और सबसे महत्वपूर्ण गलियारे में उतरने जा रहे हैं। एक ऐसे युग में जो मानव इतिहास के 99% हिस्से पर फैला हुआ है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो बर्फ की चादरों से ढकी है, जहां आज के शहरों की जगह घने अनछुए जंगल और विशाल घास के मैदान थे, जहां गगनचुंबी इमारतों की जगह विशालकाय मैमथ और खूंखार कृपाण दांत वाले बाघ घूमते थे। यह हमारे पूर्वजों की दुनिया थी। ये पूरा पाषाण काल था। ये युग सिर्फ पत्थरों और हड्डियों की कहानी नहीं है दोस्तों। ये इंसानी जज्बे, उसकी अद्भुत अनुकूलन क्षमता और उस पहली चिंगारी की कहानी है जिसे हम रचनात्मकता कहते हैं। ये वो महाकाव्य है जिसमें इंसान ने केवल जीवित रहना ही नहीं सीखा, बल्कि सोचना, महसूस करना, कला का निर्माण करना और एक सामाजिक प्राणी बनना भी सीखा। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक असहाय प्राणी ने प्रकृति की सबसे कठोर चुनौतियों का सामना करते हुए खुद को इस ग्रह का सबसे सफल जीव बनाया। तो चलिए, आज अपने समय यंत्र को लाखों साल पीछे ले चलते हैं और उस बर्फीले युग में जीते हैं जहां हमारे पूर्वज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। हम जानेंगे कि वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, उनके हथियार क्या थे और सबसे बढ़कर उनके मन में क्या चल रहा था। पूरा पाषाण काल, परिचय और समय सीमा। दोस्तों, किसी भी विषय को समझने के लिए सबसे पहले उसके नाम को समझना जरूरी है। पूरा पाषाण शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पैलियो यानी पुराना और लिथोस यानी पत्थर। तो पूरा पाषाण काल का सीधा सा मतलब है पुराना पत्थर का युग। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस युग में मानव जीवन पूरी तरह से पत्थर के औजारों पर निर्भर था, और ये औजार बहुत ही साधारण और अनगढ़ किस्म के थे। ये मानव इतिहास का सबसे लंबा कालखंड है। इसकी शुरुआत लगभग 25 से 30 लाख साल ईसा पूर्व मानी जाती है, जब हमारे शुरुआती पूर्वजों ने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। और ये लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक चला, जब अंतिम हिमयुग यानी आइस एज समाप्त हुआ। आप इस समय की विशालता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर मानव इतिहास 24 घंटे का है, तो पूरा पाषाण काल अकेले ही 23 घंटे 55 मिनट से ज़्यादा का है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये काल अत्यंत नूतन युग यानी प्लीस्टोसीन एपोक के साथ मेल खाता है, जिसे लोकप्रिय रूप से महाहिम युग के नाम से जाना जाता है। इस दौरान पृथ्वी पर बार बार ठंड और गर्मी के दौर आए। ठंडे दौरों, जिन्हें हिमनद काल या ग्लेशियल पीरियड कहा जाता है, में ध्रुवों से बर्फ की मोटी चादरें फैलकर महाद्वीपों के एक बड़े हिस्से को ढक लेती थीं। गर्म दौरों, जिन्हें अंतर हिमनद काल या इंटरग्लेशियल पीरियड कहा जाता है, में ये बर्फ पिघलती थी। इस बदलते मौसम और पर्यावरण ने मानव के विकास और उसके प्रवासन को गहराई से प्रभावित किया। अध्ययन की सुविधा के लिए पुरातत्वविदों ने औजारों की तकनीक और मानव विकास के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 मुख्य चरणों में बांटा है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। चलिए अब इन तीनों चरणों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि लाखों वर्षों की इस यात्रा में मानव ने क्या क्या सीखा। निम्न पूरा पाषाण काल यानी लोअर पेलियोलिथिक पीरियड, समय लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। ये पूरा पाषाण काल का शुरुआती और सबसे लंबा चरण था। यहीं से इंसान के इंसान बनने की कहानी शुरू होती है। इस युग के नायक यानी मानव प्रजातियां। इस दौर में आधुनिक मानव का अस्तित्व नहीं था। इस युग के मुख्य पात्र हमारे पूर्वज थे। होमो हैबिलिस यानी कुशल मानव या औजार बनाने वाला मानव। इन्होंने ही सबसे पहले पत्थर को तोड़कर औजार बनाने की कला सीखी। होमो इरेक्टस यानी सीधा चलने वाला मानव। ये होमो हैबिलिस से ज़्यादा विकसित थे। इनका मस्तिष्क बड़ा था और ये शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत थे। होमो इरेक्टस ही वो पहली मानव प्रजाति थी जो अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप तक फैली। भारत में नर्मदा घाटी के हथनौरा से मिले जीवाश्म को होमो इरेक्टस का ही माना जाता है। औजार, अस्तित्व का पहला हथियार। इस काल के औजारों को कोर उपकरण यानी कोर टूल्स कहा जाता था, क्योंकि ये पत्थर के बड़े टुकड़े कोर से बनाए जाते थे। पत्थर को दूसरे पत्थर से मारकर उसके किनारे से छोटे छोटे टुकड़े यानी शल्क हटा दिए जाते थे, जिससे एक धारदार कोर औजार तैयार हो जाता था। इस काल की 2 प्रमुख औजार परंपराएं थीं। ओल्डोवॉन परंपरा यानी ओल्डोवॉन ट्रेडिशन। ये सबसे पुरानी तकनीक है जो होमो हैबिलिस से जुड़ी है। इसमें नदी के गोल पत्थरों के एक सिरे को तोड़कर एक धारदार चॉपर या गंडासा बनाया जाता था। ये काटने, छीलने और हड्डी तोड़ने के काम आता था। एशुलियन परंपरा यानी एशुलियन ट्रेडिशन। ये होमो इरेक्टस द्वारा विकसित एक अधिक उन्नत तकनीक थी।
इस परंपरा का सबसे प्रमुख औजार हस्त कुठार यानी हैंड एक्स था, जो दोनों तरफ से तराशा हुआ नाशपाती के आकार का एक बहुउद्देशीय औजार था, जो काटने, खोदने, छीलने और शिकार करने सभी कामों में आता था। इसके अलावा क्लीवर या वेदारणी भी एक महत्वपूर्ण औजार था, जिसका उपयोग लकड़ी और जानवरों की खाल को काटने के लिए किया जाता था। जीवन शैली, भोजन और आवास। जीवन शैली। ये मानव छोटे छोटे समूहों में रहते थे और पूरी तरह घुमंतू यानी नोमैडिक थे। उनका जीवन सिर्फ भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए बीतता था। भोजन। वे शिकारी संग्राहक यानी हंटर गैदरर्स थे। हालांकि इस शुरुआती चरण में वे बड़े जानवरों का शिकार करने में शायद उतने कुशल नहीं थे। उनका भोजन मुख्य रूप से अपमार्जन यानी स्कैवेंजिंग से आता था, यानी दूसरे शिकारियों द्वारा मारे गए जानवरों का बचा खुचा मांस खाना। इसके अलावा वे कंद मूल, फल, कीड़े मकोड़े और पक्षियों के अंडे इकट्ठा करते थे। आग की खोज। निम्न पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि आग पर नियंत्रण करना था, जिसका श्रेय होमो इरेक्टस को दिया जाता है। आग ने उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। अब उन्हें ठंड से सुरक्षा, रात में प्रकाश और जंगली जानवरों से बचाव का एक अचूक साधन मिल गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब वे मांस को भून सकते थे, जिससे भोजन नरम, सुपाच्य और अधिक पौष्टिक हो गया था। आवास। उनके पास अस्थायी घर नहीं थे। वे या तो खुले में नदियों के किनारे रहते थे या प्राकृतिक रूप से बनी गुफाओं और चट्टानी आश्रयों में शरण देते थे। मध्यपुरा पाषाण काल। इस काल तक आते आते मानव ने तकनीक और सोच में एक बड़ी छलांग लगाई। इस युग के नायक, इस काल का मुख्य प्रतिनिधि निएंडरथल मानव था, जो यूरोप और मध्य एशिया में फैला हुआ था। ये होमो इरेक्टस से ज्यादा बुद्धिमान थे। इसी काल में अफ्रीका में हमारे प्रत्यक्ष पूर्वज यानी प्रारंभिक होमोसेपियंस यानी आर्केक होमोसेपियंस का भी उदय हुआ। औजार। विशेषज्ञता की ओर पहला कदम। इस काल में औजार बनाने की तकनीक में बड़ा बदलाव आया। अब कोर से ज्यादा महत्व उससे निकलने वाले शल्क यानी फ्लेक को दिया जाने लगा। इस तकनीक को मॉस्टेरियन तकनीक कहा जाता है, जो फ्रांस के ले मॉस्टियर नामक स्थल के नाम पर रखी गई थी। इसमें पहले पत्थर के कोर को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता था और फिर एक ही प्रहार से वांछित आकार का एक पतला और तेज धार वाला शल्क निकाल लिया जाता था। इस तकनीक से एक ही पत्थर से कई औजार बना सकते थे। इस काल के प्रमुख औजार थे खुरचनी, जानवरों की खाल को साफ करने और लकड़ी को छीलने के लिए। वेधनी, भाले की नोक के रूप में इस्तेमाल होता था, जिससे शिकार करना ज़्यादा प्रभावी हो गया। छिद्रक, खाल या लकड़ी में छेद करने के लिए। ये औजार पिछले युग के हस्त कुठार की तुलना में ज़्यादा छोटे, हल्के और विशेषीकृत थे। इसलिए पता चलता है कि मानव अब अलग अलग कामों के लिए अलग अलग औजार बनाना सीख गया था। जीवन शैली, भोजन और आवास। जीवन शैली अभी भी घुमंतू थी, लेकिन शायद अब वे एक क्षेत्र में ज्यादा समय तक मौसमी रूप से टिकते थे। सामाजिक बंधन पहले से ज्यादा मजबूत हो गए थे। भोजन। निएंडरथल कुशल शिकारी थे। वे बड़े जानवरों जैसे मैमथ, बाइसन और हिरन का समूह में शिकार करते थे। भाले के इस्तेमाल ने शिकार को सुरक्षित और प्रभावी बना दिया था। आवास। वे अभी भी गुफाओं और चट्टानी आश्रयों में रहते थे, लेकिन अब वे रहने की जगह को व्यवस्थित करना सीख गए थे। संस्कृति का जन्म। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण और मानवीय उपलब्धि है मृतकों को दफनाने की प्रथा का आरंभ। निएंडरथल अपने मृतकों को जमीन में गड्ढा खोदकर दफनाते थे और कई बार कब्र में औजार या जानवरों की हड्डियां भी रखते थे। ये इस बात का पहला पुरातात्विक साक्ष्य है कि मानव ने मृत्यु के बाद जीवन या किसी प्रकार की आध्यात्मिक दुनिया के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। ये अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थॉट की शुरुआत थी। उच्च पुरा पाषाण काल, अपर पेलियोलिथिक पीरियड। समय लगभग 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ये पुरा पाषाण काल का अंतिम और सबसे रचनात्मक चरण था। इस काल में मानव ने तकनीक, कला और संस्कृति में अभूतपूर्व प्रगति की, जिसने आने वाले युगों की नींव रखी। इस युग के नायक। इस युग में निएंडरथल धीरे धीरे विलुप्त हो गए और पूरी दुनिया में आधुनिक मानव होमो सेपियंस, जिन्हें क्रो मैग्नन मानव भी कहा जाता है, का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इनका मस्तिष्क आज के मानव के बराबर था और इनकी सोचने और संवाद करने की क्षमता कहीं ज्यादा विकसित थी। औजार। तकनीक अपने शिखर पर। इस काल की सबसे बड़ी तकनीकी विशेषता ब्लेड तकनीक थी। ब्लेड पत्थर के ऐसे लंबे, पतले और समानांतर किनारों वाले शल्क होते थे, जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से कम दोगुनी होती थी। एक ही कोर से पंचिंग तकनीक द्वारा कई ब्लेड निकाले जा सकते थे। ये ब्लेड चाकू की तरह तेज थे और इनसे कई तरह के नए औजार बनाए गए, जैसे तक्षिणी यानी ब्यूरिन,
हड्डी, सींग या हाथी दांत पर नक्काशी करने के लिए एक छेनी जैसा औजार, चाकू, खुरचनी और भी बहुत कुछ।